हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक। ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो इसका एक बेनिफिट है। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट आप भूल जाते हो, इतने सारे पॉइंट या कुछ भी भूल जाते हो, तो आप खुद से फ्रेम करके अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पॉइंट मुझे एक याद आ रहा है तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो। बिल्कुल, आपको बस सोचना है कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें रिपीटेड भी है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो बेसिकली आपको बस याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये जो हेडर्स है ये भी आप आपके वे में फ्रेम करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये एक फायदा है कि आपके हिसाब से थोड़ा सा बना के भी ये इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं कि हाँ ठीक है, ये पॉइंट्स देख के समझ में आएगा कि मैनेजमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हेल्प्स अचीव ग्रुप गोल्स, coordinates and directs individual efforts toward organizational objective ensuring teamwork। तो अगर हम मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, उसके प्रोसेस, उसके फंक्शंस को फॉलो करते हैं, तो हम सारे मिलके एक साथ एक टीम बन के, ठीक है, ग्रुप बना के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पर्सनल गोल्स भी अचीव करते हैं और सोशल गोल्स को भी अचीव करते हैं। तो ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हम एक ग्रुप बना सके, ठीक है, एक टीम बना सके, हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव कर सके, है ना, हमारे इंडिविजुअल गोल्स को अचीव कर सकती है और हमारे सोसाइटी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, हमारे CSR है उसको भी अचीव कर सकते हैं। फिर इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस कॉस्ट। तो मैनेजमेंट के प्रोसेस के वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो काफी बढ़ जाती है ना। ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल, रेजिंग प्रोडक्ट्स, रेजिंग प्रोडक्टिविटी व्हाइल लोअरिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारे मैनेजमेंट के वजह से हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और हमारे जो कॉस्ट जो हम इनकर करते हैं वो भी हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं अननेसेसरी चीजों को, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है? मैनेजमेंट के वजह से होता है, इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी किया था, ये रिपीट हुआ है। तो हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज अडॉप्ट टू चेंज, मेंटेनिंग रिलेवेंस एंड कॉम्पिटिटिव एज। तो ये मैनेजमेंट की वजह से हम हमारे जो वेज है, पता है हमें कि काफी हमारा एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है तो उसके हिसाब से हम कोप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट को भी हम कोप कर सके, अडॉप्ट कर सके अगर कोई चेंजेस है तो, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रेलेवेंस यहाँ पे मेंटेन हो सके और जो भी कंपिटिटर्स है उनसे हम compete कर सके, उनसे बेटर कर सके, ठीक है। फिर सपोर्ट पर्सनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी हमने किया था कि हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करते मैनेजमेंट की वजह से, हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करते हैं। जैसे मोटिवेट इंडिविजुअल, हेल्प देम अचीव पर्सनल ग्रोथ, फॉस्टर्स टीम स्पिरिट एक्सेट्रा। तो हम इंडिविजुअल गोल्स पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे मैनेजमेंट की वजह से तो पॉसिबल होते ही है। खुद जो एम्प्लॉयज होते हैं वो खुद ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करते हैं और खुद के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। सबके खुद के ड्रीम्स होते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगी, इतना मैं अर्न करूंगी तो मैं ये घर लूंगी, ऐसा टाइप का घर बनवाऊंगी, ये मेरे पेरेंट्स के लिए लूंगी, ठीक है, ये मैं मेरे पार्टनर के लिए लूंगी, ठीक है। तो जब भी आप बड़े होते हो, जब आप पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कोई जगह पे जॉब करते हो, तो आपके ये पर्सनल गोल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है, आपको मैनेजमेंट हेल्प करता है, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटल डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मैनेजमेंट ड्राइव्स ब्रॉडर कम्युनिटी ग्रोथ। तो हम हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए CSR बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज को, हर टाइप के एम्प्लॉयज को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारी चीजें करते हैं ना, चैरिटी करते हैं, डोनेशन वगैरह देते हैं, तो हमारी सोसाइटी को भी हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मैनेजमेंट के वजह से। फिर है स्मूथ ऑपरेशन, smoothen the operation and workflow, तो ensure consistent
प्लान्ड एंड कंट्रोल प्रोसेस, अवॉइडिंग डिस्ट्रप्शंस एंड डिलेस। तो मैनेजमेंट की वजह से हमने जो भी डिसाइड किया है, हमारा गोल, हमारा टारगेट है ना, वो हम अचीव कर पाते हैं क्योंकि हम कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, हम सारे जो चीजें हैं वो प्लान्ड किए हुए होते हैं और उस अकॉर्डिंग हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फिर हम सब सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, और जो भी इस सारे प्रोसेस की वजह से, फंक्शन की वजह से जो भी डिस्ट्रैक्शन या फिर कोई डिले होने वाला होता है वो अवॉइड हो जाता है और वो नहीं होता। ठीक है, काफी क्विक चीजें हो जाती है ना, और ये किसकी वजह से होता है? मैनेजमेंट की वजह से होता है। फिर enhances decision making and strategic thinking. Managers make informed choices, solve problems and plan strategical to guide organizational growth. तो मैनेजमेंट की वजह से जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम चीजों को एनालाइज करते हैं, मार्केट एनालाइज करते हैं, है ना, कंपटीटर्स को देखते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर्स के नीड प्रेफरेंस को देखते हैं। तो ये सारी चीजें करने की वजह से मैनेजर्स जो होते हैं वो जो भी प्लान करने वाले हैं वो प्रॉपर चॉइसेस क्रिएट करते हैं। कोई इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्ट्रप्शन है, ठीक है, तो उनको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एक स्ट्रैटेजिकल प्लान बनाते हैं कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके, हमारा ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो करे और एक्सपांड करे, और जो भी हमने एम किया है वो हम, जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव कर सके। तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग को और एनहांस करता है और बेटर बनाता है, और हमारी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को भी और बेटर बनाता है। ठीक है, फिर है प्रमोट पॉजिटिव एंड एनवायरमेंट एंड promotes positive work environment and employees engagement. Well trained managers foster trust, communication and motivation which improves retention, परफॉर्मेंस एंड वेलबींग। तो मैनेजमेंट की वजह से, है ना, एडिक्वेट मैनेजमेंट की वजह से, और हम जैसे सपोर्ट करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव को उसके वजह से, या फिर हम जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट के सेशंस रखते हैं ताकि पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के स्किल्स और अपग्रेड हो सके, उसका करियर डेवलपमेंट हो सके, वो और चीजें और प्रमोशन हो, उसका और चीजें अचीव कर सके विद इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंटरनली। तो उसके लिए वो मैनेजमेंट ये सब प्रमोट करता है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंगेज करता है ऐसे वे में कि उसको ऐसा लगे क्योंकि ये मेरा ही है, मेरा ही काम है, ये मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे फीलिंग उनके अंदर जनरेट करता है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करता है। उसमें अच्छा एम्प्लॉयज के बीच में ट्रस्ट होता है। ठीक है, जो स्टाफ होते हैं, है ना, जो कलीग्स होते हैं, ट्रस्ट जनरेट करता है, बेटर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये इंप्रूव करता है हमारे रिटेंशन और परफॉर्मेंस को और बेटर करता है एम्प्लॉयज की। ओके, फिर है प्रोवाइड स्टेबिलिटी, लीडरशिप एंड रिस्क मिटिगेशन। So offers clear direction, minimizes mistakes and helps handle uncertainty effectively. तो प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से, उसके सारे फंक्शंस के वजह से हम जो सारे काम है वो एक क्लियर डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं, प्लान्ड जो किया है उस हिसाब से हमारे पास प्रॉपर क्या बोलते हैं, मैप होता है, उसको फॉलो करके करते हैं। तो हम कोई गलत जगह पे नहीं जाते, हम लोग कोई गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, हम सही डायरेक्शन में जाते हैं, हमारा डायरेक्शन काफी क्लियर होता है। फिर हम जो भी चीजें हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं या जो भी मिस्टेक्स या एरर्स होने वाले होते हैं उसको मिनिमाइज करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया और प्लानिंग के हिसाब से सारे प्रोसेस हो रहे हैं। और लास्टली जो भी अनसर्टेनिटी आने वाली होगी फ्यूचर में, उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं, है ना, और उसके लिए मेजर्स लेते हैं, उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस क्रिएट करते हैं ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी आए भी, कोई रिस्क जनरेट हो जाए तो हमें वो ज्यादा हैम्पर ना करे, ज्यादा हमें उसके वजह से लॉसेस ना बियर करने पड़े, है ना, और ज्यादा प्रॉब्लम में हम ना आए, इसलिए हम प्रॉपर उसको भी इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट की वजह से ये सारी चीजें हम अचीव कर पाते हैं, इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ये सारे उसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अगर आपको एक आध पॉइंट आपको छूट गया, बहुत सारे पॉइंट्स है, आप 5 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए 6-7 पॉइंट लिख सकते हो, 5 पॉइंट लिख सकते हो, जो भी आपको याद रहेगा उसके हेडर्स को लर्न करो, थोड़ा खुद से भी फ्रेम करो, आप भूल रहे हैं, कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो खुद फ्रेम करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो और फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट।
ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का नेचर क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, 6 पॉइंट्स है। ओवरऑल देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। एंशिएंट येट इवॉल्विंग, मैनेजमेंट हैज एग्जिस्टेड सिंस अर्ली सिविलाइजेशन, rooted in system of governance and trade, its formal principles developed alongside modern organization। तो ये जो मैनेजमेंट है वो आज का बना हुआ नहीं है, ये हम एंशिएंट टाइम से फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे अर्ली सिविलाइजेशन में तब से है। ठीक है, ये जो सिस्टम है मैनेजमेंट का, और वो गवर्नेंस में हेल्प करता था, वो ट्रेड में हेल्प करता था, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता था। ठीक है, लेकिन अभी हमारे मॉडर्न प्रिंसिपल्स के वजह से, हमारे फॉर्मल प्रिंसिपल्स के वजह से वो और डेवलप हो रहा है। ठीक है, और उसके मॉडर्न टेक्निक्स आ रहे हैं और मॉडल्स आ रहे हैं, है ना। तो और वो और मॉडर्नाइज हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ये एंशिएंट टाइम से है। ओके, अभी वो हम और अपग्रेड कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और उसमें प्रिंसिपल्स आ गए हैं, रूल्स आ गए हैं, ठीक है, मॉडल्स आ गए हैं नए नए, ताकि और बेटर और कन्वीनियंट हो जाए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फॉलो करना चीजों को। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली हमें पता है मैनेजमेंट एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसमें फंक्शंस इन्वॉल्व है जो हमें फॉलो करने पड़ते, एक प्रोसीजर जैसा है वो, तो इसलिए हम उसको ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एक्टिविटी बोलेंगे। मैनेजमेंट इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड थॉट एंड एक्शन, जैसे कि प्लानिंग करते हैं हम, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर कंट्रोलिंग में मॉनिटर करते हैं। ठीक है, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक एक वे है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सारे एक्टिविटीज करते हैं और हमारे गोल्स को अचीव करते हैं। फिर है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो ये ना टॉपिक, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इसमें इमर्जिंग प्रोफेशनिज्म लिखा है। तो ये टॉपिक आप और डिटेल में भी करेंगे क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हम आगे करेंगे, लेकिन ये नेचर में भी आता है, तो पढ़ते हैं कि क्या है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट को एज अ साइंस ट्रीट किया जाता है या देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट कंप्राइजेस थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड मॉडल्स बिल्ड फ्रॉम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। तो प्रॉपर सिस्टमैटिक एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन और रिसर्च की वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे मैनेजमेंटलिस्ट ने ये प्रिंसिपल्स बनाए, मॉडल्स बनाए, कुछ रूल्स, कुछ थ्योरीज इन्वेंट की, और इसलिए हम उसको मैनेजमेंट एज अ साइंस बोलते हैं। ठीक है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप उन्होंने बोल सकते हैं इन्वेंट किया। वो क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है ये, कि एक्सप्लेन्स हाउ स्पेसिफिक एक्शंस लीड टू प्रेडिक्टेबल आउटकम्स। ठीक है, ये हमारी यूनिटी ऑफ कमांड आप देखोगे, हम जब साइंस का करेंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड में आता है कि जो आप पर्टिकुलरली एक्शन ले रहे हो, जो आपने डिसाइड किया है, जो आप एक्शन लेने वाले हो, उसके क्या आउटकम्स आएंगे वो हम पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं। अगर मैंने ये काम किया तो मुझे ये मिलेगा, या ये उसके आउटकम्स आएंगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हेल्दी खाना चाहिए। क्यों हेल्दी क्यों खाना चाहिए, रोज हेल्दी क्यों खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह रोज क्यों खाने चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसके आउटकम कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे। हम हेल्दी रहेंगे, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारी एफिशिएंसी और बढ़ेगी, है ना। हमें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, हमें कोई डिजीज फटाक से, है ना, कैच नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि उसका ये इफेक्ट आएगा। हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट करते हैं कोई भी एक्शन करने से पहले कि मैं ये काम करूंगा तो उसकी ये रिजल्ट्स होंगे, हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट करते हैं। तो यही है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि वो हम एक्सप्लेन करते हैं हाउ स्पेसिफिक एक्शन लीड्स टू अ प्रेडिक्टेबल आउटकम। कोई हम स्पेसिफिक एक्शन लेते हैं तो उसका आउटकम क्या आता है वो हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, फिर है यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड टेस्टेबल, मेनी मैनेजमेंट थ्योरीज होल्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड कल्चर। तो ये जो मैनेजमेंट थ्योरीज है, ये सिर्फ मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ, या आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, या सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉलो कर रहा है, ग्लोबली सारे ऑर्गेनाइजेशन ये थ्योरीज को फॉलो करते हैं, ये प्रिंसिपल्स को देखते हैं, इनके मॉडल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है। ठीक है, ये टेस्ट किया हुआ है कि ये सारे सेक्टर्स में काम करता है क्या, ये सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है क्या, ये सारे टाइप ऑफ एम्प्लॉयज को सूटेबल है क्या। तो ये टेस्टेबल है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर आते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट। साइंस हमने देखा, और इसको हम लोग और इसका कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में भी करेंगे आगे, इसके क्वेश्चंस बनते हैं।
स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं, इसका स्पेसिफिक अलग टॉपिक भी है आपके बुक में। अगर आप एक बार गो थ्रू करते हो बुक को तो देखोगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस अलग टॉपिक है, सब टॉपिक है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट सब टॉपिक है अलग से, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन सब टॉपिक है, तो वो हम डिटेल में करेंगे। लेकिन इसमें भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट में भी ये टॉपिक आते हैं, तो इसलिए हमने लिखे। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, personalized application. Managers adapt theoretical knowledge using judgment, style and क्रिएटिविटी। तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो भी थेरेटिकल नॉलेज है, जो भी साइंस के जो भी मॉडल्स है या जो भी पर्टिकुलरली थेरीज है, प्रिंसिपल्स है, वो प्रैक्टिकली कितने हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं, कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, कौन सा स्टाइल यूज कर सकते हैं, हम क्या अलग क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, इसको जज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो इसमें वो आर्ट में आता है। Practice-based mastery, real skills emerges through experience and repeated application in diverse situations. ये सब हम तो theoretically लिख लेते हैं कि मॉडल बना लिया, ये बना लिया, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये रूल्स फॉलो होने चाहिए, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, ठीक है, यूनिक होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चीजें डिपेंड करती है। तो ये हम एक स्टैटिक वे में नहीं यूज कर सकते कि ओके ये ऐसा होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। अरे ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये सूट नहीं हो रहा है, उसके XYZ इश्यूज है, इसके XYZ इश्यूज है, तो ये सूट नहीं हो रहा, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है या ये फॉलो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये रियल टाइम सिनेरियोज में प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो कैसे अप्लाई हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग सिनेरियोज देखते हैं, हम अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, और जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं, जितना हम रिपीटेड एप्लीकेशन होते हैं, उतने बेटर रिजल्ट आते हैं, उतने रियल स्किल्स हम एमर्ज कर सकते हैं, और ये सब कुछ हम लोग डाइवर्स सिचुएशंस में देखते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस कि ये जो मॉडल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो रियल टाइम सिचुएशन में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि नहीं, कैसे पॉसिबल है, तो ये हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत लोग होते हैं जो इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन उनके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है, 12 साल का, 15 साल का, तो उनको पता होता है कि ये काम ऐसे ऐसे ही होगा। तो क्यों? क्योंकि उनके स्किल्स है, उनके एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो आर्टिस्टिक वे में आ जाता है, आर्ट में आ जाता है, ठीक है। तो रिपीटेटिव एप्लीकेशन, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसके वजह से आप जो भी डाइवर्स सिचुएशन होगा वो आप हैंडल कर सकते हो रियल टाइम वर्ल्ड, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। फिर आता है क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशंस। Managerial decision making often relies on innovation, empathy and personal insight, especially in complex human scenarios. तो ये जो प्रिंसिपल्स है या जो भी हमारे मॉडल्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये सब कुछ जो साइंस में आता है, वो जब आप एक्चुअली ऑपरेशंस को छोड़ के जब पीपल में आते हो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में आते हो, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, पर्सनल इश्यूज होते हैं, या वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रहे। फॉर एग्जाम्पल एक कोई एम्प्लॉय है जो बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा क्वालिफाइड है, उसके पास स्किल्स भी है, लेकिन उसकी कोई पर्सनल इशू की वजह से वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है, उतने अपने एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा है अपने काम पे, उतना आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, ठीक है, उसको मेंटली वो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। तो ये हमारे जो एम्प्लॉयज है, हमारे जो मैनेजर्स है, ठीक है, ये उनको एनालाइज करने आना चाहिए। तो ये आर्टिस्टिक वे में आ जाता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एम्पैथी होती है, इनोवेशन होता है, ठीक है, पर्सनल इंसाइट्स होते हैं, तो ये सारी चीजों को हम यूज करके हम लोग चीजों को सॉल्व करते हैं, बेटर बनाते हैं, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो हो जाएगा क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन। अ हाइब्रिड डिसिप्लिन management blends scientific methods, data analysis, decision making models with artistic skills leadership। तो जैसे हमने देखा कि सिर्फ साइंस के वजह से या सिर्फ आर्ट के वजह से, अकेले सिर्फ साइंस की वजह से या फिर अकेले सिर्फ आर्ट की वजह से मैनेजमेंट नहीं चलेगा, हमें उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो वही लिखा है कि हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्स। हाइब्रिड मतलब आपको पता है ना, हम हाइब्रिड लेक्चर्स लेते थे पहले, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते थे, है ना। तो हाइब्रिड मतलब दोनों, ठीक है। तो हाइब्रिड डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट का एक ब्लेंड होना चाहिए कि हम साइंटिफिक मेथड भी यूज करें और आर्टिस्टिक स्किल्स भी यूज करें, और दोनों को यूज करके हम एक एडिक्वेट टाइप ऑफ मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हैं, हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर एमर्जिंग प्रोफेशनलिज्म,
Management increasingly regarded as profession with specialized training, ethical codes and structured standards. तो अभी ये नया इवॉल्व हो रहा है कि प्रोफेशनलिज्म में आता है कि रेगुलरली क्या बोलते हैं ट्रेनिंग सेशन या स्किल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट प्लान, उसके वजह से एक पर्टिकुलर जो जॉब रोल है उसमें और स्किल्स एड ऑन करते हैं एम्प्लॉयज के और उनको बेटर बनाते हैं, है ना। तो इसलिए उनको प्रोफेशनलिज्म या फिर बेटर प्रोफेशन में इंडल्ज हो जाते हैं। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो जाता है कि वो स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। मतलब समझो कि एक एम्प्लॉय है, उसको हम लोग ने प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया, उसको और डेवलप करने के लिए उसके स्किल्स को और हमने ट्रेनिंग और सेशंस ऑर्गेनाइज किए, उसके करियर डेवलपमेंट प्लान ऑर्गेनाइज किए। क्यों? ताकि वो जो पर्टिकुलर स्किल सेट है उसमें वो और बेटर हो सके और वो एक प्रोफेशनल बन सके। और प्रोफेशनल जब वो बनेगा तो वो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दे पाएगा और उसका आउटपुट जनरेट कर पाएगा और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और रेवेन्यू जनरेट करके देगा और बेनिफिट्स देगा। समझ रहे हो? तो वो खुद ही ऑर्गेनाइजेशन खुद ही प्रोफेशनल्स बना रहे हैं, ठीक है। खुद के इंटरनल सेटअप में वो प्रोफेशनल्स बना रहे हैं एम्प्लॉयज को और बेटर ट्रेन करके और उनके स्किल्स डेवलप करके। ओके, आई होप आपको नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी समझ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में पूछिए डाउट, बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, जो बच्चा पढ़ता है उसको ही डाउट्स आते हैं, ठीक है। तो आपकी डाउट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको फिर से एक्सप्लेन करना है या कोई अलग एग्जाम्पल थ्रू आपको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे तो उसको कमेंट्स में बताइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सारे वीडियो देख सको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है, वो भी नोट्स बना पाए। आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, आप साथ में बैठ के चीजों को कर सकते हो तो और आपको याद रहेगा, ठीक है। आपकी बेटर लर्निंग होगी। हमारा यही मोटिव है कि आपको आपका जो भी पूरा सेशन है, पूरा 12th है, उसमें आपको हेल्प करे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, उसमें इश्यू ना हो, ठीक है। आपका जो भी ओवरऑल पूरे साल का जो भी बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स का जो भी होगा वो हम यहाँ पे कवर करेंगे नोट्स के साथ, इंपॉर्टेंट बाद में क्वेश्चंस, फिर वन शॉट रिवीजन वगैरह हम करेंगे, ठीक है। तो आप ये सब कुछ फॉलो करो, इसको नोट डाउन किया करो और इसको गो थ्रू किया करो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।